नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग सेतु बंध आसन भाग 2 की चर्चा करेंगे। इस आसन में भी हमारा शरीर सेतु यानी पुल के आकार का हो जाता है, इसीलिए इसको सेतु बंध आसन कहा जाता है। आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं। जो सेतु बंध आसन भाग 1 है वह थोड़ा सा सरल आसन है, यद्यपि वह भी हमारी रीढ़ के लिए और विशेष रूप से कमर के अंगों के लिए बहुत उपयोगी आसन है, और उसी तरह से यह आसन भी उपयोगी है, और आप यूँ कहें कि यह उसका एडवांस्ड भाग है। तो आइए हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं। हम अपने स्थान पर लेट जाएं। सहजतापूर्वक आप लेट जाएं इस तरह से। एक लंबी और गहरी श्वास लें। मन को सतर्क और सजग बनाएं, बिल्कुल अलर्ट करना है, क्योंकि वास्तव में आसन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि शरीर के प्रति हमारी एकाग्रता बढ़ जाए, शरीर के प्रति अवेयरनेस और माइंडफुलनेस बढ़ जाए। पहले हमें शरीर के प्रति ही माइंडफुलनेस बढ़ानी है, क्योंकि हमारा मन इतना सूक्ष्म होता है कि उसको हम जल्दी से नहीं पकड़ सकते हैं। तो शरीर को हम पकड़ सकते हैं, तो शरीर के प्रति जो स्थूल भाग है उस पर मन को एकाग्र करके दोनों पैरों को घुटनों से इस तरह से मोड़ लें। अब इसके बाद हम अपने दोनों हाथ की हथेलियों को एड़ी के पास ले आएंगे। दोनों एड़ियों में भी यहाँ पर गैप है और उतने गैप हमारे घुटनों में भी है। अब यहाँ पर हम हाथ रख करके अब अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठा लें, और हिप्स को ऊपर उठाने के बाद अब आप अपने एक पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि हमारे इस पैर का जो थाई है, जांघ है, और इस पैर की जो जांघ है, यह दोनों एक दूसरे के समांतर हों, पैरेलल हों। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे या ऐसे ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल हों। और इस स्थिति में हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, फिर इसे मोड़ेंगे और वापस आ जाएंगे। यही क्रिया हमें दूसरे पैर के साथ करना है। अब हम फिर से हिप्स को ऊपर उठाएं और अपने इस एक पैर को ऊपर उठा लें। हिप्स को आप जितना ऊपर उठा सकते हो, बेहतर है कि यह एक लाइन में हो। फिर मोड़ करके वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। ध्यान रखना है कि इसमें शरीर के प्रति सजगता रहेगी और श्वास को आप ऑब्जर्व करेंगे। अब इसके बाद इसका थोड़ा सा और एडवांस्ड रूप हमें करना है। उसके लिए दोनों पैरों को इस तरह से हम जोड़ लें। अब हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं जितना उठा सकते हो। फिर आप अपने एक पैर को उसी तरह से जैसे पहले आपने उठाया था उस तरह से उठाएं। पैर आपके यहीं रहेंगे। अब आप केवल अपने हिप्स को नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर करना है। फिर वापस आ जाएं। यही क्रिया आप दूसरी तरफ भी करेंगे। पैर को ऊपर नीचे नहीं करना है, पैर आपके बिल्कुल फिक्स हैं, केवल आप हिप को ऊपर नीचे इस तरह से करेंगे। और फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। शरीर वैसे ही खूब ढीला छोड़ दें और श्वास के प्रति सजग हो जाएं। फिर करवट लेते हुए उठ करके
बैठ जाएं। तो यह हमारा सेतुबंध आसन भाग 2 है। आइए अब हम लोग इसके लाभ पर चर्चा कर लेते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है। वास्तव में उन लोगों के लिए रामबाण आसन है जिनकी कमर बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई है, कड़ी हो गई है, और जिन लोगों को स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और जो हमारे लंबर के पार्ट में जैसे सियाटिका है, या लंबराइजेशन और सैक्रलाइजेशन की भी आजकल समस्याएं बहुत बढ़ने लगी हैं। जैसे जो हमारी सैक्रल की सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रा है, लंबर की निचली वाली वर्टिब्रा में जा कर के स्पर्श कर लेती है और उससे जुड़ जाती है, तो उसको हम लंबराइजेशन कहते हैं। या लंबर की जो सबसे नीचे की वर्टिब्रा है वह सैक्रल की सबसे ऊपर वाली वर्टिब्रा में जा कर के जुड़ जाती है, तो उसको हम सैक्रलाइजेशन कहते हैं। और ये दोनों भी समस्याएं जो हैं हमारे रीढ़ के लिए बहुत घातक होती हैं, हमारे कमर के लिए बहुत घातक होती हैं। हमारा उठना या चलना फिरना तक जो है मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि हम लेट भी ढंग से नहीं पाते हैं, इतना सीवियर पेन होता है। और इस स्थिति में डॉक्टर केवल ऑपरेशन की ही सलाह देते हैं। यदि आप इन आसनों का नियमित अभ्यास करें और योग्य मार्गदर्शन में अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। आपको कभी ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कितनी भी गंभीर समस्या है। लेकिन बहुत गंभीर समस्या की स्थिति में सबसे पहले आप इसी कठिन आसन पर ना आ जाएं, पहले आप अन्य सरल आसनों का अभ्यास करके तब आपको इस कठिन आसन में आना होता है। तो इसलिए योग्य मार्गदर्शन में हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। और ध्यान रखें कि सारे आसनों का लक्ष्य है शरीर के प्रति आपकी माइंडफुलनेस बढ़ जाए। शरीर में कहाँ पर, शरीर में किस तरह का सेंसेशन उठ रहा है, इस पर आपकी पूरी नज़र होनी चाहिए, पूरी आपको अच्छी तरह से उस पर अवेयरनेस होनी चाहिए। यही हमारे आसन का लक्ष्य है। और दूसरा जो इसका एक सेकेंडरी लक्ष्य है कि आपके शरीर की मसल्स जो हैं वे टोन्ड हो जाएं, स्किन टोन्ड हो जाएं और शरीर में रक्त का संचालन बढ़ जाए। और तीसरा जो और भी एक महत्वपूर्ण भाग है कि आप ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, ध्यान के आसनों में ज़्यादा देर तक आप बैठ सकें, इतना आपका शरीर मजबूत हो जाए। यही हमारे आसनों का लक्ष्य है और इससे यह लक्ष्य की पूर्ति होती है। अब इसके साथ इसका एक लाभ और भी है कि यह जो है आपके ग्लूटस यानी हिप्स की, और ग्लूटस में 3 मसल होती हैं, बटक की 3 मसल्स होती हैं। एक तो ग्लूटस मैक्सिमस है, दूसरा ग्लूटस मीडियस है और तीसरा ग्लूटस मिनिमस है। उनकी बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज होती है और उनमें जब रक्त का संचालन बढ़ता है तो हमारा बटक का मसल्स और पीछे स्पाइन का जो नीचे पेल्विस मसल है, ये दूसरे जुड़े हुए होते हैं। तो एक में रक्त का संचालन बढ़ने से यहाँ पर भी रक्त का संचालन पेल्विस में भी बढ़ जाता है। या आपका अगर कमर कमज़ोर हो रहा है, कमर की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही हैं, वहाँ की डिस्क आपकी कमज़ोर हो रही हैं, वहाँ की नर्व्स और की वर्टिब्रा कमज़ोर हो रही हैं, तो सीधा सा मतलब है कि आपका हिप्स भी कमज़ोर हो रहा है, बटक्स की मसल्स भी कमज़ोर हो रही हैं। तो इसके अभ्यास से बटक की मसल्स बहुत मजबूत हो जाती हैं और दोनों इंटरलिंक्ड हैं, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं मजबूत करने में। और इसी के साथ आपका जो हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स मसल्स है जो पैरों की, यह भी बहुत मजबूत हो जाती है। और इसका क्या रोल है, इसका बटक की मसल्स के साथ तो इसका रोल है ही है, कनेक्शन है ही है, इसका कनेक्शन हमारे नी के साथ भी है। तो उन लोगों को जैसे जिन्हें नी की प्रॉब्लम हो गई है, नी में दर्द होता है, वेट बढ़ गया है, या नी के जो पटेला की कार्टिलेज है वह घिस रही है, तो उस स्थिति में नी में पेन हो जाता है। और नी में पेन होने से नी पर आप डायरेक्ट कोई व्यायाम कर नहीं सकते हैं, कोई एक्सरसाइज उस समय कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए होता है कि आप नी की जो सपोर्टिंग मसल्स हैं, जैसे कॉफ मसल है और ये हमारी हैमस्ट्रिंग की मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स है, सेरेटस मसल्स है, इनको जब आप सशक्त कर देते हैं तो आपकी नी भी सशक्त हो जाती है।
तो नी पर बोझ कम पड़ता है जब ये मजबूत रहती हैं, अन्यथा नी पर ही पूरा बोझ पड़ता है और फिर नी और कमज़ोर होता जाता है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है इन अंगों के लिए। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि यह कमर के लिए जो यहाँ की मसल्स हैं, उनके लिए जो पेल्विस मसल्स हैं, पेल्विस की वर्टिब्रा हैं, जो लंबर है, सैक्रल है, कॉक्सिजियल है, इनके लिए, यहाँ की नर्व्स के लिए, और साथ में बटक की मसल्स हैं जो ग्लूटस मसल्स हैं, आपके हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स की मसल्स हैं, इन पर विशेष प्रभाव देता है। वैसे तो यह प्रभाव आपकी डेल्टाइड पर भी देता है, आपके चेस्ट पर भी देता है। तो आसनों का लाभ जो है, मैंने किसी भी एक आसन का अभ्यास करें तो उसके सारे लाभों को नहीं गिनाया जा सकता, लेकिन उसके जो मुख्य लाभ हैं उनमें ये हैं। काफ की मसल्स को भी मजबूत करता है, पेट पर भी आपके जोर देता है, तो आपका पेट की मसल्स भी उनका भी मसाज हो जाता है। तो बेसिकली जो पेल्विक रीजन है या एब्डोमिनल रीजन है, इनके लिए यह बहुत ही रामबाण आसन सिद्ध होता है। जो इसका अभ्यास करेगा निश्चित रूप से उसको ज़बरदस्त लाभ मिलता है। और उन्हें कभी भी अगर डॉक्टर ने सर्जरी के लिए भी कह दिया है, तब भी उन्हें सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है यदि वे योग्य मार्गदर्शन में इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो। और इसी के साथ उन लोगों को जिन्हें बहुत तीव्र स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, जिसमें डॉक्टर ने यह कह दिया है कि अब आप हिल डुल नहीं सकते हैं, बेड पर आपको रेस्ट ही लेना है, तो फिर उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। कुछ दिन तक खूब रेस्ट करके अपने जो वहाँ की मसल्स हैं, वहाँ की वर्टिब्रा हैं, उन्हें मजबूत किया जाए। फिर फिजियोथेरेपी आदि करने के बाद फिर यदि वे इस आसन का अभ्यास करते हैं और कुछ अन्य सरल आसनों के साथ, तो निश्चित रूप से उन्हें सर्जरी से बचा देगा यह आसन। तो बहुत ही बेहतर और महत्वपूर्ण आसन है। उन लोगों को जिन्हें गंभीर उच्च रक्तचाप की शिकायत हो, उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए या योग्य मार्गदर्शन में करना चाहिए, क्योंकि यह इन्वर्जन का पोज है और इसमें रक्त का संचालन हमारे हार्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में यह आसन नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है उन लोगों के लिए। लेकिन हमारे ब्रेन को भी यह बहुत महत्वपूर्ण रक्त की सप्लाई करके उसे भी मजबूत करता है। तो इस तरह से इस आसन के यह लाभ हुए। हम लोग अगली कड़ी में एक नए आसन की चर्चा करेंगे। नमस्कार।